आज़ादी के अमृत वर्ष का हासिल यह जनतंत्र, आज़ादी के अमृत वर्ष का हासिल यह जनतंत्र, भाग्य विधाता जन चिथड़ों में सूट बूट में तंत्र। जीडीपी को तहस नहस करके जब डीपी में तिरंगा लगाने को ही देशभक्ति मान लिया जाए तो समझ लीजिए खोखले विकास और कथित राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धर्मांधता के गहरे दलदल में फंसकर और कट्टरता से जकड़े हुए एवं जाहिलियत के सागर में डुबकी लगाकर जब अधिकतर लोग और सत्ता एवं कॉरपोरेट के गोद में खेल रही गोदी मीडिया बिना किसी शिकवे शिकायत के सरकार की हर बात को मास्टर स्ट्रोक बताकर प्रचार प्रसार करने लगे तो फिर समझ लीजिए ऐसे लोगों को दिमागी स्ट्रोक हो गया है। देश का 44% बजट उधार के पैसों से बना हो। जी हाँ, जिस देश का 44% बजट सिर्फ उधार के पैसों से बना हो और उसका 25% ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा हो, यानी 39.45 लाख करोड़ के बजट में 17.4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कर्ज का पैसा हो और सरकार के इस बेवकूफ़ी की भरपाई गरीब जनता अपना पेट काट कर जीएसटी चुका कर भर रही हो, तो फिर उस देश में आज़ादी का कैसा अमृतकाल। हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था का कुल मुद्रा भंडार है ये 4.7 ट्रिलियन रुपये और अडानी की कंपनी पर कर्ज है 2.2 ट्रिलियन रुपये का। अब इसका सीधा मतलब आप निकाल लीजिए कि भारत के रिजर्व का जो आधा पैसा है वो देश की एकमात्र कंपनी के हाथों में है। त्रासदी देखिए, एक तरफ दुनिया के शीर्ष पूंजीपतियों में भारत के पूंजीपति शामिल है, दूसरी तरफ भूखमरी में भारत नीचे से सबसे शीर्ष देशों में शामिल है। ऐसी स्थिति में ही सवाल उठता है आज़ादी का कैसा अमृतकाल। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। द रिफॉर्मर न्यूज़ के बेबाक बोल कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आप तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुरुआत पूर्व आईपीएस अधिकारी ध्रुव गुप्त सर की लिखी पंक्ति से, जो उन्होंने कल अपने फेसबुक वॉल पर लिखी थी। आज़ादी के अमृत वर्ष का हासिल यह जनतंत्र, आज़ादी के अमृत वर्ष का हासिल यह जनतंत्र, भाग्य विधाता जन चिथड़ों में सूट बूट में तंत्र। जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को देश की सरकार अमृतकाल कहे तो जानने की ज़रूरत है कि क्या देश और इस देश में रह रहे नागरिकों का सचमुच अमृतकाल आ गया है, या फिर इसे हर चीज़ की भांति इवेंट बनाकर बदहाल हो चुकी व्यवस्था को ढकने का एक उत्तम प्रयास है। आज बेबाक बोल के पहले कार्यक्रम में आंकड़ों के सहारे इसे हम जानने, समझने और टटोलने की कोशिश करेंगे। जीडीपी को तहस नहस करके जब डीपी में तिरंगा लगाने को ही देशभक्ति मान लिया जाए तो समझ लीजिए खोखले विकास और कथित राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धर्मांधता के गहरे दलदल में फंसकर और कट्टरता से जकड़े हुए एवं जाहिलियत के सागर में डुबकी लगाकर जब अधिकतर लोग और सत्ता एवं कॉरपोरेट के गोद में खेल रही गोदी मीडिया बिना किसी शिकवे शिकायत के सरकार की हर बात को मास्टर स्ट्रोक बताकर प्रचार प्रसार करने लगे तो फिर समझ लीजिए ऐसे लोगों को दिमागी स्ट्रोक हो गया है। जिस दौर में लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर हक व अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों पर जुल्म ढाया जाए, उसे कुचला जाए, जेल भरा जाए या फिर अपने समर्थकों को भीड़ तंत्र का हिस्सा बनाकर धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ हिंसक एवं उग्र बनाया दिया जाए, तो फिर वहाँ कैसा अमृतकाल। जिस देश में सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई हो और 8 साल गुजर जाने के बाद अगर आकलन करें तो कुल 16 करोड़ रोजगार सृजन होना चाहिए, वहाँ बीते 8 सालों में सिर्फ 7 लाख रोजगार ही मिल पाया हो, तो फिर कैसा अमृतकाल। रोजगार मांग रहे युवाओं को पकोड़ा तलने, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या विभिन्न सोशल मीडिया ऐप पर रील्स बनाकर डालने, होठ हिलाकर वीडियो बनाने के लिए कहा जाए
तो समझ लीजिए देश के युवाओं के साथ सरकार भद्दा मजाक ही नहीं कर रही है, बल्कि देश के लोगों को महामूर्ख समझ रही है। ऐसी स्थिति में ही सवाल उठता है, आज़ादी का कैसा अमृतकाल। सच्चाई के साथ खड़े होकर देश समाज में हो रही घटनाओं को लिखने, बोलने, दिखाने वाले जनपक्षीय पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं आदि पर यूएपीए, क्रिमिनल लॉ या अन्य धाराएं लगाकर उन्हें देशद्रोही बताकर जेल में ठूस दिया जाए या पुलिस की गिरफ्त में उसे टॉर्चर किया जाए, तो फिर कैसा अमृतकाल। जब सत्ता की मेहरबानी से उद्योगपतियों के काफिले ने आदिवासी समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और उनकी सामाजिक एकबद्धता के सूत्रों की धज्जियां उड़ा दी हो, तो फिर उस देश में कैसा अमृतकाल। जिस देश का 44% बजट उधार के पैसों से बना हो, जी हाँ, जिस देश का 44% बजट सिर्फ उधार के पैसों से बना हो और उसका 25% ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा हो, यानी 39.45 लाख करोड़ के बजट में 17.4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कर्ज का पैसा हो, और सरकार के इस बेवकूफ़ी की भरपाई गरीब जनता अपना पेट काट कर जीएसटी चुका कर भर रही हो, तो फिर उस देश में आज़ादी का कैसा अमृतकाल। 5G की नीलामी हुई हाल में, उसमें 3 लाख करोड़ का घोटाला, मगर सरकार कह रही है आज़ादी का अमृतकाल मनाइए और इस अमृतकाल को अमृत महोत्सव की भांति मनाइए। बहरहाल इस साल हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर बार की तरह मोदी जी फिर से इस बार लाल किले पर के प्राचीर से लंबे लंबे भाषण देंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं की वहाँ से रखेंगे अपनी बात, जो हर बार की तरह पूरे नहीं होने वाले। पिछले 3 सालों से आप गौर किए होंगे, पिछले 3 सालों से 100 लाख करोड़ का जो एक प्रचार प्रसार लाल किले के प्राचीर से किया जाता है, उसका क्या असर है सबको मालूम होगा। ये पूरे इसलिए नहीं होने वाले, इसका कारण भी है क्योंकि मोदी जी के लिए देश का मतलब आम जनता नहीं, बल्कि देश के पूंजीपति हैं, देश के धन्ना सेठ हैं। उन देश के धन्ना सेठों के किए वादे पूरे होते हैं और जनता को दिए वादे बस रह जाते हैं जुमले। इस बार ये सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, पर सवाल है किसके लिए आज़ादी। इसे जानने के लिए बहुत दूर मत जाइए, बस निगाह दौड़ाइए पिछले 2 वर्ष में और बताइए कि जीवन के, आपके जीवन के, हमारे जीवन के हालात क्या हैं। कोरोना की पहली लहर में हमारे साथ भेड़ बकरियों की तरह सलूक किया गया। हम लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव आए, भूखे रहना पड़ा, सैकड़ों मजदूरों की मौत इस दौरान हो गई। याद कीजिए उस समय यह अमृतकाल मनाने वाली सरकार आखिर कहाँ थी। उस समय मोदी जी टीवी पर रामायण दिखा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, दिए जलवा रहे थे, और हम कीट पतंगों की तरह मर रहे थे। क्या ये गुलामी नहीं है। अब आइए उसी दौर में हमारे देश की एक दूसरी तस्वीर देखते हैं। आपने गौतम अडवाणी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये भारत और एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। कोरोना काल यानी पिछला साल 2021, इसमें इनकी संपत्ति 49 अरब डॉलर का इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। ये दुनिया के शीर्ष के सबसे अधिक अमीर उद्योगपतियों एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्तियों का शुद्ध रूप से अगर मापा जाए उसकी वृद्धि से कहीं अधिक है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रमुख मुकेश अंबानी 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ों में उलटफेर हो सकता है। इधर कुछ दिन पूर्व गौतम अडानी मुकेश अंबानी जी से ऊपर चले गए हैं। उनकी संपत्ति में सालाना आधार पर 24% की वृद्धि हुई। अगर अनुमान लगाया जाए तो अंबानी हर मिनट 2.35 लाख रुपये कमाते हैं। वहीं बंदरगाह से लेकर ऊर्जा समेत विभिन्न कारोबार से जुड़े अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी 81 अरब डॉलर की संपत्ति, मैंने कहा आपको कि इधर कुछ आंकड़े बढ़े हैं तो इसलिए वो दूसरे स्थान पर थे तो वो पहले स्थान पर आ गए हैं। उनकी संपत्ति में 153% की वृद्धि दर्ज की गई है। हुरून ग्लोबल की अमीरों की सूची के अनुसार पिछले 10 वर्षों में अंबानी की संपत्ति 400% और अडानी की संपत्ति, चौंकिएगा नहीं, 1830% बढ़ी है। इसी रिपोर्ट के अनुसार
भारत अरबपतियों की संख्या के आधार पर दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत में अरबपतियों की संख्या 215 है और इससे ऊपर दूसरे नंबर तरफ अडानी अंबानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। वहीं हम दिन रात 12 घंटे 14 घंटे खटकर मेहनत कर अपनी बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं, तो फिर आज़ादी का कैसा अमृतकाल। महंगाई में हुई बेतहाशा वृद्धि, जिसे हम लोग कह सकते हैं कमर तोड़ महंगाई, इसने सीधा असर आम जनजीवन यानी हमारी ज़िंदगी पर असर डाला है। चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो या फिर खाने पीने के सामानों पर, ये सब कहर बनकर हमारे ऊपर टूट रहे हैं। ऊपर से मोदी सरकार का एक और नया फरमान जारी हुआ, जिसके मुताबिक दाल हो, चावल हो, आटा हो, गेहूँ हो, दूध दही हो, छाछ हो, तमाम चीज़ों पर 5% का GST लगाया गया। इतना ही नहीं, खबरों में ये भी है कि जो गुजरात में गरबा होता है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। यानी खुलेआम कानूनी तरीके से हमें लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कारखानों, निर्माण और खनन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले 2/3 से अधिक मजदूरों को 8,000 से 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अगर आंकड़ों पर बात करें, मजदूरों की वास्तविक मजदूरी लगातार घट रही है। 1984 में जहां कुल उत्पादन का 45% हिस्सा मजदूरी के रूप में मजदूरों को दिया जाता था, वह 2010 तक आते आते केवल 25% रह गया। फिर भी आज़ादी का अमृतकाल। इसका सीधा मतलब है ज़्यादा मेहनत और अधिक उत्पादन करने के बावजूद मजदूरी लगातार सापेक्ष और निरपेक्ष रूप से घटती जा रही है, जबकि मालिकों का मुनाफा लगातार दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार लेबर कोड को लागू कर मजदूरों के अधिकारों को पूरी तरह से कुचलने की तैयारी में है। अब बताइए, महीने में 8 से 10,000 रुपये कमाकर मुश्किल से अपने व अपने परिवार के पेट का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे एक परिवार का एक जो पेट का गड्ढा भरकर कैसे आज़ादी हम लोग मना सकते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए विष के प्याले से अधिक कुछ भी नहीं है। एक तरफ मोदी सरकार हमारे जेब पर डाका डाल रही है, पर दूसरी तरफ ये अपने धन्ना सेठ दोस्तों अंबानी और अडानी पर मेहरबान है। उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रही है। आइए जानते हैं कैसे। आंकड़ों के साथ भारत का कुल मुद्रा भंडार 4.7 ट्रिलियन रुपये और अडानी की हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था का कुल मुद्रा भंडार है ये 4.7 ट्रिलियन रुपये और अडानी की कंपनी पर कर्ज है 2.2 ट्रिलियन रुपये का। अब इसका सीधा मतलब आप निकाल लीजिए कि भारत के रिजर्व का जो आधा पैसा है वो देश की एकमात्र कंपनी के हाथों में है। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों पर 2.8 लाख मिलाकर 2.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। मार्च 2022 तक गौतम अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनका कर्ज पिछले साल की तुलना में 2021 की तुलना में 42% से ज़्यादा बढ़ चुका है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों पर कुल मिलाकर करीब 1.57 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन इस वर्ष अडानी के कर्ज में एक बार फिर और बड़ा उछाल देखा गया है। मॉर्निंग कॉन्टैक्ट के आंकड़ों के मुताबिक समूह की कंपनियों में कर्ज में सबसे ज़्यादा वृद्धि इसकी प्रमुख इकाई अडानी इंटरप्राइजेज में दर्ज की गई है, जो साल दर साल 155% बढ़कर 2021-22 में 41,024 करोड़ रुपये हो गई है। अडानी ने हाल ही में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अडानी ने हाल ही में होलिन सिम्स से ACC और अंबुजा जो सीमेंट बनाने वाली कंपनी है उसको 10.5 अरब डॉलर, अगर भारतीय रुपयों में कहा जाए तो करीब 80,800 करोड़ रुपये में खरीदा है। वह इतना ही नहीं, वह AMG मीडिया नेटवर्क के साथ मीडिया व्यवसाय में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिस तरह अंबानी जी पहले से ही मीडिया क्षेत्र में हैं। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार पहली पीढ़ी के गौतम अडानी की कुल संपत्ति वर्तमान में $102 बिलियन है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे विवादास्पद
कोयला खनन परियोजनाओं में से एक का अधिग्रहण करने के बाद अडानी की कंपनी दीर्घकालिक ऊर्जा की दिशा में एक मजबूत धुरी बन रही है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि मोदी सरकार जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना लोगों को दिखाती है वह किसके लिए है। गरीबों के कर्ज वसूल करने के लिए उनकी झोपड़ी तक नीलाम करवा देने वाली ये सरकार अपने इन दोस्तों से एक पैसा नहीं वसूल पाती है, और फिर कई साल बाद जब पैसा नहीं ले पाती है तो फिर उनके पैसे को, उनके लिए गए कर्ज को माफ़ कर दिया जाता है। दरअसल इस सारी रकम पर जनता का ही हक होता है। सरकार के लिए देश का आज़ादी का मतलब पूंजीपतियों से है, ना कि जनता से। तभी मजदूर वर्ग के शिक्षकों ने एक बात कही थी कि पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारें बुजुर्गा वर्ग की मैनेजिंग कमेटी की तरह काम करती है, जो अभी हो रहा है। अब आप तुलना कीजिए कि आज़ाद देश के नागरिक, अडानी और उसी देश में रहने वाले एक मजदूर की, दोनों की तुलना कीजिए। आज़ादी के चिथड़े आपको मजदूर के शरीर पर दिख जाएंगे। इससे साफ होता है कि आज़ादी हमें मिली ही दागदार उजाले के साथ थी। 75 वर्ष के सफ़रनामे का नतीजा है कि आज हमारे देश में लगभग 20 करोड़ 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची है, और 18 करोड़ लोगों के पास अपना घर नहीं है, अगर शहरी ग्रामीण को मिला दिया जाए। आज भी 20% आबादी खुले में शौच करती है। जहाँ तक दवा इलाज की सुविधाओं की बात है तो उसकी स्थिति तो भारत में बेहद ही खराब है। दवाएं 50% भारतीय लोगों की पहुंच से बाहर है। शहर में 1 लाख लोगों के पीछे 4.48 अस्पताल और 308 बिस्तर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में प्रति 1 लाख लोगों के पीछे 0.77 अस्पताल और 44 बिस्तर ही है। बाकी कोरोना काल ने पिछले 2 वर्षों में भारत की चिकित्सा व्यवस्था की बुरी तरह से पोल खोलकर रख ही दी है। यही हाल शिक्षा का भी है, जिसमें नई शिक्षा नीति के माध्यम से आम घरों के नौजवानों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। त्रासदी देखिए, एक तरफ दुनिया के शीर्ष पूंजीपतियों में भारत के पूंजीपति शामिल है, दूसरी तरफ भुखमरी में भारत नीचे से सबसे शीर्ष देशों में शामिल है।